बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सारी खबर है, टेंशन ना लो, सबकी खबर है। अब तैयारी धांसू करनी है भैया। आओ जल्दी से जुड़ो। एग्जाम की डेट आ गई है और तुम्हारे लिए हम भी तगड़ा प्लान लेके आ रहे हैं। एक बार 9 बजे जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर आना, तुम्हें पता चलेगा। ठीक है। बाकी अभी जो क्लासेस चल रही है वो तो चलती रहेंगी, क्लासेस को स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलो। बिल्कुल, खेला तो कर दिया खेला कर दिया भाई रेलवे ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार देखो, जीके अपनी फाउंडेशन के हिसाब से चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग एटीएम बैच में जुड़े रहो और 9 बजे तुम्हारे लिए जो प्लान आ रहा है उसका वेट करो बस। एटीएम प्लस वो सब बढ़िया एकदम चलेगा, टेंशन ना लो। बिल्कुल, अब टाइम आ चुका है बेटा। अब जो 40-45 दिन खींचना है ना हमने, ऐसा करना है कि साला या तो इस पार या उस पार। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका आएगा सबका आएगा। चलो सभी जल्दी से जुड़ जाओ और सेशन को शुरू करते हैं। बिल्कुल फोड़ना है एग्जाम। ठीक है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज प्लस एक्सपेक्टेड सब साथ में हो रहा है। और वो सब तुम 9 बजे वेट तो करो, 9 बजे वेट तो करो। अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 9 बजे खेला होगा तुम्हारा, ठीक है, टेंशन ना लो। असली खेला तो हम करेंगे, रेलवे ने क्या किया है। अबे तो और क्या चल रहे हैं ये, जीके के एमसीक्यूज ही तो चल रहे हैं, सब ये क्या चल रहा है। और टेंशन ना लो, तुम 9 बजे वेट तो करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज लेके आ रहे हैं। तैयारी ऐसी होगी अब कि एग्जाम निकलेगा। ठीक है, 25 नवंबर से एग्जाम। चलो चलो शुरू करते हैं सेशन को। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को शुरू करते हैं। चलो बेटा, आप ध्यान से देखो। तो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है। अब इंडियन ज्योग्राफी में हमारे 3-4 टॉपिक रह गए बस। एग्रीकल्चर हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, 2 टॉपिक्स और हैं, उसके बाद फिर ये अपना खत्म हो जाएगा, फिर नया सब्जेक्ट लेके आएंगे। ठीक है, चलो देखो। तो एटीएम चलता रहेगा और 9 बजे आज तुम्हारे लिए जो बढ़िया चीज लेके आ रहे हैं वो भी चलती रहेगी और इसी से तुम्हारा निकलेगा एग्जाम अब। ठीक है, तो अब जो एटीएम को सीरियसली नहीं ले रहे थे, अब एटीएम को भी सीरियसली ले जाओ। ठीक है, चलो बिल्कुल एक बार का जोर है भाई। चलो 9 बजे वेट करो, खेला करेंगे तुम्हारे साथ बढ़िया वाला एकदम। और सब फ्री ससुरा, कुछ पेड नहीं, सब फ्री। ठीक है, चलो देखो। तो एग्रीकल्चर इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सेशन शुरू करने से पहले, जो भी हमारे अभी एनटीपीसी वालों को अभी खतरा नहीं है, पर मान के चलो कि फरवरी तक जो हम सोच रहे हैं ना कि 5 महीने, वो तुम्हारे हैं फिक्स। ठीक है, मान के चलो अब दिसंबर में ये पूरा करवा देंगे, जनवरी लास्ट या फरवरी शुरुआत में एनटीपीसी हो जाएगा। तो अपने पास टाइम इतना है कि आराम से सिलेबस पूरा हो सकता है और बढ़िया तरीके से पूरा हो सकता है। नंबर ऑफ क्लासेस जहां जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा देंगे और फटाफट से अब इस कोर्स में एनरोल हो जाओ, एनटीपीसी वाले जो भी हैं। ठीक है, जिनको भी फाउंडेशन अपना मजबूत करना है, अब टाइम आ गया सही, क्योंकि सारी डेट्स आ रही है धीरे धीरे। बाकी अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब कोई एग्जाम पर बात नहीं करेगा, अब सीधे 9 बजे बात होगी। अब सेशन चल रहा है, सेशन पे ध्यान दो। ठीक है, सेशन पे ध्यान दो। बिल्कुल, अरे बिल्कुल, हम और साहिल सर दोनों मिलेंगे, तुमको टेंशन ना लो 9 बजे। ठीक है, चलो बेटा, चलो बेटा, आप ध्यान से देखो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन नॉट ट्रू। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये तुम्हारे जीके के पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही तो हैं, फटाफट से अटेम्प्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन नॉट ट्रू। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो तुमको सबको मालूम है भाई, तुमको सबको मालूम है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। तुम सबको मालूम है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, फटाफट से देखो एक्सप्लेनेशन, बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन अभी खत्म कर देते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली अनाज की उपज को बढ़ाने के लिए, सीरियल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अनाज की उपज को यानी सीरियल्स की उपज को बढ़ाने का एक तरीका था। सीरियल्स की उपज को
बढ़ाने का, इंक्रीज करने का तरीका था। और ये तरीका इंडिया ने यूज किया बच्चों 1960s और 1970s में। 1960 और 1970 के दशक में ये हमने तरीका अपनाया अपने देश में जो सीरियल्स है, अनाज है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और एक चीज ध्यान से देखो बेटा, इसमें हुआ क्या कि एक अपने कृषि वैज्ञानिक हुए, अपने एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हुए, है ना भाई, कृषि वैज्ञानिक हुए, सब नाम जानते हो उनका, MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, है ना, हरित क्रांति के जनक। तो MS स्वामीनाथन के एफर्ट से, MS स्वामीनाथन के एफर्ट से हम लोग हरित क्रांति ला पाए भारत में। और इस हरित क्रांति को जनरली पंजाब, आज का पंजाब प्लस हरियाणा वाला जो इलाका है, पंजाब और हरियाणा वाला जो इलाका है, उसमें मेजरली इंप्लीमेंट किया गया। हालांकि इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा था, पर पंजाब और हरियाणा में बहुत जबरदस्त तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया। और इसमें हुआ क्या है, कोई बता सकता है जल्दी से, हुआ क्या है? बिल्कुल बताओ। अच्छा, MS स्वामीनाथन को तो पता है ना तुम्हें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। हालांकि 2023 में उनकी डेथ हो गई है, और डेथ के बाद यानी मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया है 9 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो भारत रत्न दिया गया है MS स्वामीनाथन साहब को। और तुम्हारे एग्जाम में यह सवाल लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, आएगा मतलब 100% आएगा। ठीक है, तो याद रखना ये सवाल आएगा। तो पंजाब हरियाणा यहां पर ये इंप्लीमेंट हुई। और इसमें हुआ यह कि क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिकली व्हीट और राइस, दो फसलें, व्हीट और राइस यानी गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया। गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत तेजी से इंक्रीज कर गया भैया। और क्यों? क्योंकि हमने 3-4 चीजें इस्तेमाल की यहां पर। एक तो हम लोगों ने उच्च उपज वाले, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, उच्च उपज वाले उन्नत किस्म के बीज इस्तेमाल किए। उच्च उपज वाले उन्नत किस्म के बीज, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, HYV सीड। क्या बोलते हैं? HYV सीड्स। ये हमने इस्तेमाल किए, यानी उन्नत किस्म के उच्च उपज वाले बीज इस्तेमाल किए। एक तो इसकी वजह से उपज बढ़ गया। दूसरा, इरिगेशन, सिंचाई के साधनों को हमने थोड़ा सा एडवांस किया, सिंचाई के साधनों को हम लोगों ने इंप्रूव किया। तो इरिगेशन टूल्स को हमने इंप्रूव किया, सिंचाई के साधनों को इंप्रूव किया। और तीसरा, हमने इस्तेमाल किए केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, ताकि उपज एकदम से बढ़ जाए। रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हालांकि लॉन्ग टर्म में सही नहीं है, पर एकदम से उपज बढ़ाने की हमें जरूरत फील हुई तो हमने किया रासायनिक खाद का इस्तेमाल, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह जो तुम जानते हो, उसका इस्तेमाल हमने किया। और दूसरा, कीड़ों को मारने के लिए, फसल में जब कीड़े लग जाते हैं तो उनको मारने के लिए हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, वही केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, यानी कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से हमने अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाया, और इसी को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो याद रखना। अब इसमें क्या हुआ है देखो, इसे उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता है, भाई ग्रीन रेवोल्यूशन में तो इसकी जरूरत है, सही है ये स्टेटमेंट। इससे फसल की पैदावार बढ़ती है, फसल की पैदावार बढ़ी है, बिल्कुल। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग किया जाता है, उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया, उच्च उपज वाले। यानी इसमें समय के साथ घटते इनपुट की आवश्यकता होती है, यानी समय के साथ जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है फसलों का, वो कम होता है, नहीं समय के साथ बढ़ता ही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, यही हमारा आंसर भी है, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल। ठीक है भाई, ध्यान से देखो भाई। अब देखो, तो ये पंजाब और हरियाणा वाला इलाका जहां पर
हरित क्रांति लागू हुई, और साथ ही साथ थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी भी शामिल कर सकते हो। वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पर मेजरली पंजाब हरियाणा, ठीक है। और याद रखना 1966 से पहले, एक लगभग एक साल पहले 1965-1966 में ही हरित क्रांति आई है। उसी साल हरियाणा पंजाब से अलग हो गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हो गया। तो ये मान के चलना पंजाब और हरियाणा में हमने ये हरित क्रांति इंट्रोड्यूस की है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर व्हीट ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया। ये बता सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि क्लास जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि 9 बजे जो इवेंट आ रहा है तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त, उसकी प्लानिंग करनी है मुझे, ठीक है। तो ये क्लास हम मतलब जितने क्वेश्चन रोज लेके आता हूं उतना लेके आया हूं, उसको करते हैं फटाफट से, और उसके बाद फाउंडेशन पढ़ेंगे, और फाउंडेशन वाले फाउंडेशन में आएंगे, वहां पर भी जल्दी से टॉपिक्स को कवर करेंगे, और आज फिर तुम्हारी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। बढ़िया वाली एकदम मस्त मजा आ जाएगा, एग्जाम निकलेगा खटाखट, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र, जल्दी बताओ। गेहूं सबसे ज्यादा कहां उत्पादित होता है? पंजाब हरियाणा का मैदान। वेरी गुड, पंजाब हरियाणा का मैदान। और तुम सब जानते हो बेटा, तुम सब जानते हो कि पंजाब हरियाणा में जलोढ़ मृदा है, अलूवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है यहां पर। और जलोढ़ मृदा यानी अलूवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। हम सॉइल्स इन इंडिया में पढ़ चुके हैं, अलूवियल सॉइल है ना। तो यानी ये मोस्ट फर्टाइल, भाई अगर मोस्ट फर्टाइल सबसे उपजाऊ भूमि में हम साला गेहूं चावल नहीं उगाएंगे तो कहां उगाएंगे, ठीक है। मोस्ट फर्टाइल लैंड है यहां पर, या सॉइल है ये। और याद रखना यहां पर पंजाब हरियाणा प्लेन्स में व्हीट के अलावा, गेहूं के अलावा आपको यहां पर शुगर केन है ना, शुगर केन, जूट। मैं नॉर्मली मैदानी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, मैदानी क्षेत्रों की, सभी मैदानी क्षेत्रों की, सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं, ठीक है। शुगर केन, जूट, उसके अलावा यहां पर ग्राम भी उगाया जाता है, चना, ठीक है, ग्राम भी उगाया जाता है। तो इस तरीके से शुगर केन, जूट, ग्राम एटसेट्रा ये क्रॉप यहां पर उगाई जाती हैं। तो बहुत ही उपजाऊ मैदान है, और यहां पर व्हीट और राइस की खेती की जाती है, ठीक है। राइस तब भी बिहार बंगाल वाले इलाके में होता है, उत्तर भारत के मैदान में बिहार बंगाल, पर पंजाब हरियाणा में शुगर केन भी है, जूट थोड़ा बहुत है, चना उगता है अच्छा खासा, और उसके अलावा व्हीट तो उगता ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो पंजाब हरियाणा याद रखना है हमें। व्हीट की खेती, गेहूं की खेती पंजाब और हरियाणा में, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है पूरे, वैसे तो पूरे प्लेन्स में होती है, पर मेजरली इन 2-3 स्टेट्स में ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज डैश इन मध्य प्रदेश। जल्दी से जवाब दो, ये तो सवाल आता ही आता है भैया, धक धक हो रेला है। टेंशन ना लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बढ़िया चीज लेके आएंगे, बढ़िया तैयारी करेंगे और बढ़िया सिलेक्शन होगा, ठीक है। पर एटीएम पर आप फोकस करना शुरू कर दो। जो तुमने एटीएम की क्लासेस अगर मिस की हैं तो बेटा खेला होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। हाँ, एटीएम भी करना है, और जो हम तुम्हारे लिए लेके आएंगे अभी 9 बजे इवेंट, उस पर भी पूरा फोकस करना है। मेन फोकस तो उसी पे करना है, एटीएम भी चलता रहेगा साथ साथ। चलो भाई, इसका जवाब दो। अरे डर लगने की जरूरत नहीं है यार, साला एग्जाम ही तो है, फोड़ के खा जाएंगे एग्जाम को, ऐसा डरना नहीं है। हमने भी अपने एग्जाम पे एग्जाम दिया, थोड़ा सा नेचुरल जो डर है वो तो रहेगा ही ना, वो रहना भी चाहिए, तभी तो फीलिंग आती है। तो स्लैश एंड बर्न यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं काट कर जलाओ कृषि। अब इसको थोड़ा, ये तो देसी हिसाब किताब में लिख दिया इन्होंने, काट कर जलाओ। इसे ऑफिशियली बोलते हैं कर्तन दहन कृषि। क्या बोलते हैं? कर्तन दहन कृषि। एग्जाम में ये नाम भी आ सकता है, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं। इंग्लिश में तो स्लैश एंड बर्न ठीक है, कर्तन दहन कृषि हिंदी में। काट कर जलाओ कृषि को मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? बेसिकली मैं आपको बताऊं ये किस तरह की खेती बाड़ी है। जो लोग आदिवासी किस्म के होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो लोग आदिवासी होते हैं या आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि जंगल के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को वहां पर जलाएंगे। ठीक है, वहां पर जलाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, जंगल के किसी एक हिस्से को इन्होंने चुना, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको जलाया, उससे बन गई राख, उस इलाके को साफ किया, राख को निकाल लिया, उस इलाके को साफ किया, उस इलाके में
कम से कम 2-3 बार खेती करेंगे, 2-3 सीजन निकालेंगे वहां खेती के, और उस राख का इस्तेमाल करेंगे खाद के तौर पे। और जब लगेगा कि यार अब फसल बढ़िया नहीं हो रही 2-3 बार की खेती के बाद, तो ये उस जगह को छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह पे जाकर सेम तरीके से खेती करते हैं। यानी स्लैश एंड बर्न, काट कर जलाओ कृषि, यानी पेड़ पौधों को काटो, उन्हें जलाओ, उन्हें राख में कन्वर्ट करो, फिर उस इलाके में खेती करो, राख का इस्तेमाल करो फर्टिलाइजर के तौर पे, खाद के तौर पे। तो ये आदिवासी जो जनजातियां हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है बेटा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भाई ध्यान से देखो, चलो भाई, अरे बिल्कुल मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं, तुम अभी जो तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं एनटीपीसी वालों को तो अभी टेंशन नहीं है, एनटीपीसी वाले तो अपनी तैयारी कर रहे हैं बढ़िया। पर जो लोग भी अपने एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ वाले हैं, करंट अफेयर्स मुझ पे छोड़ दो भाई। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, ऐसी बढ़िया करंट अफेयर्स लेके आएंगे, गारंटी कोई नहीं देगा, गारंटी नहीं देगा कोई। क्योंकि भाई देखो, रेलवे का हालांकि हमें मालूम थोड़ी कि क्या एग्जाम देने वाला है, पर जो 3-3 घंटे की मैराथन लगवाएंगे हम तुम्हारी, टेंशन ना लो, पूरी करंट अफेयर्स कवर करवा देंगे। और उसमें से अब हमारी किस्मत है कि कितने क्वेश्चन फंसते हैं। पूरा पेपर इस तरह से बनाएंगे, पूरा तैयार इस तरीके से करेंगे कंटेंट की ज्यादातर क्वेश्चन फंसे। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने वाला हूं, तुम भी मेहनत करो भैया, तभी एग्जाम निकलेगा। काट कर जलाओ कृषि को मध्य प्रदेश में जल्दी बताओ क्या बोलते हैं? देखो, झूम कृषि तो बोलते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में झूम कृषि। बेवर या फिर, अब सुनो मेरी बात, बेवर या फिर दहिया, बेवर या फिर दहिया बोलते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अभी बेवर दिया हुआ है तो बेवर याद रखो, दहिया मैंने बता दिया मध्य प्रदेश में, ठीक है। कुरवा बोलते हैं झारखंड में, ठीक है, कुरवा किसमें बोलते हैं बेटा? झारखंड में, झारखंड में कुरवा। और वेलरे बोलते हैं राजस्थान में, ठीक है, वालरे या फिर वालरा, ये सब कहां बोलते हैं? राजस्थान में। वालरे, वालरा ये राजस्थान में बोलते हैं। कोमान बोलते हैं, कोमान बोलते हैं केरल में। कोमान कहां बोलते हैं बच्चों? केरल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। बिल्कुल। और पोडू कहां बोलते हैं? एक और नाम याद आ रहा है मेरे को, पोडू। पोडू बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, पोडू आंध्र प्रदेश में। मैंने सारे बता दिए तो मैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पोडू। तो ये याद कर लेने भाई। तो आंसर हो गया मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? बेवर या फिर दहिया, ठीक है। झूम नॉर्थ ईस्ट में, कुरवा झारखंड में, वालरे या वालरा राजस्थान में, कोमान केरल में, पोडू आंध्र प्रदेश में, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया दीपा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो नेक्स्ट। तो मतलब यहां पे भी अगर हम मार्क करना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट में झूम है ना, यहां पे नॉर्थ ईस्ट में झूम बोल दो, मध्य प्रदेश में बेवर और दहिया, उसके बाद अपना झारखंड में कुरुआ, झारखंड में कुरुआ, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में वालरा या वालरे, उसके बाद अपना केरल में कोमान, केरल में कोमान, आंध्र प्रदेश में पोडू, ठीक है भाई। तो यही नाम थे ना, और तो कोई नहीं था? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस? ये हमने कई बार पढ़ लिया इंडियन ज्योग्राफी में, जल्दी से बताओ भाई। संतरों के लिए कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ। नागपुर, नागपुर, जल्दी बताओ भाई, है ना नागपुर। अच्छा नागपुर, मुझे एक बात बताओ, नागपुर और कौन से दो फैक्ट्स के लिए फेमस है ज्योग्राफी के? नागपुर में दो फेमस चीजें और है, जल्दी बताओ। एक तो ऑरेंजेस, और क्या नागपुर का फेमस है? बताओ भाई। डायमंड क्रॉसिंग, नितेश बिल्कुल, रेलवे की डायमंड क्रॉसिंग। और मैंने एक और बताया था, बिल्कुल बिल्कुल,
एक और बताया था मैंने, डायमंड क्रॉसिंग के अलावा मैंने बताया था नागपुर में जीरो माइल स्टोन, याद है जीरो माइल स्टोन? मैंने बताया था अंग्रेज वहां से सभी इंपॉर्टेंट सिटीज के डिस्टेंसेस को मेजर करते थे, है ना भाई? बहुत बढ़िया नितेश मीणा, बहुत बढ़िया, शाबाश। जीरो माइल स्टोन, ठीक है। चलो नागपुर तो हमें समझ में आ गया। तो भैया ये तो हमें पता चल गया कि नागपुर तो संतरों के लिए फेमस है ना? संतरों के लिए यानी ऑरेंजेस के लिए। फिर डायमंड क्रॉसिंग है रेलवे की, यहां पर डायमंड क्रॉसिंग है। और उसके बाद डायमंड क्रॉसिंग ऑफ रेलवे लिख देते हैं। और उसके बाद ये फेमस है किसके लिए? जीरो माइल स्टोन, अंग्रेजों का ज्योग्राफिकल सेंटर जब भारत में उन्होंने बनाया था। और आज का तुम्हें मालूम है करौंदी मध्य प्रदेश में। चलो चेन्नई किस लिए फेमस है? इसे डेट्रॉइट ऑफ एशिया बोलते हैं बच्चों। इसे क्या बोलते हैं? डेट्रॉइट ऑफ एशिया, एशिया का डेट्रॉइट। बेसिकली डेट्रॉइट जो है ये एक शहर है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक शहर है डेट्रॉइट। तो इसे चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर यूएसए में ये डेट्रॉइट क्यों फेमस है? ये मोटर वाहन की इंडस्ट्री है। ध्यान से सुनो मेरी बात, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा व्हीकल्स बनते हैं डेट्रॉइट शहर यूएसए। समझ में आ रही है बात? तो हम ये बोलते हैं कि भाई होगा यूएसए का डेट्रॉइट पूरे वर्ल्ड में फेमस, हमारे लिए तो हमारा चेन्नई फेमस है। हमारे चेन्नई को भी कई बार डेट्रॉइट ऑफ एशिया और मोटर सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मोटर सिटी ऑफ इंडिया, है ना भाई, मोटर शहर। तो डेट्रॉइट ऑफ एशिया यानी पूरे एशिया का डेट्रॉइट है। चेन्नई में सबसे तगड़ी कार वार बनती है। अमृतसर को क्या बोलोगे? अमृतसर को बोलोगे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलोगे? गोल्डन सिटी, क्योंकि यहां पर है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन सिटी क्योंकि यहां पर क्या है? गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है। और हमारे सिख भाइयों का, हमारे सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान है हरमंदिर साहिब। याद रखना बेटा, इस गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब भी बोलते हैं। तो गोल्डन सिटी गोल्डन टेम्पल की वजह से। बाकी वाराणसी को बोलते हैं अध्यात्म की, या फिर ये कहो कि आध्यात्मिक राजधानी, भारत की आध्यात्मिक राजधानी, भारत की आध्यात्मिक राजधानी, स्पिरिचुअल कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल, आध्यात्मिक राजधानी है भारत की, आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने तुम्हें बता दिए बहुत बढ़िया से, ठीक है भाई। तो आंसर क्या होगा अपना? आंसर होगा संतरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? नागपुर। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, घाटों का शहर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, सिटी ऑफ घाट्स, बिल्कुल, इतने घाट्स हैं वहां पर वाराणसी में, बिल्कुल सिटी ऑफ घाट्स भी बोल सकते हो, घाटों का शहर, शाबाश। उसके बाद देखो, तो बाकी इनकी लोकेशन तो देख ही लेते हैं। अमृतसर तुमको सबको मालूम है पंजाब में, यहां पर ये अमृतसर है ना, ये अमृतसर हो गया पंजाब में। ये इधर वाराणसी हो गया, ये हो गया वाराणसी। और उसके बाद वाराणसी के बाद हमारा था चेन्नई। चेन्नई यहां पर है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है, और कौन सा था? नागपुर। हाँ, ये नागपुर यहां पर है। चलो, तो इनकी लोकेशन अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हेल्प्स क्रॉप्स विथस्टैंड पेस्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज फसलों को कीटों से लड़ने में मदद करता है? कीटों से लड़ने में मदद करता है। भाई फसल को कीड़े लग जाते हैं, पौधे को कीड़े लग जाते हैं, तो कौन से ऐसे मिनरल्स हैं, कौन से ऐसे खनिज हैं जो कीड़े लगने से फसल को बचाता है? जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से। कोई बात नहीं बेटा, डेट आई है, अच्छी बात है, ताकि अब क्लैरिटी आई कि तैयारी अब किस तरीके से करने वाला। तैयारी किए जा रहे थे, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो। देखो, हम अपने लेवल पे तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने लेवल पे तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तुम खुद से पूछो कि तुम अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हो कि नहीं, और नहीं कर रहे हो तो अब सही वक्त है, बस लग जाना है, हमें भी और तुम्हें भी, ठीक है। खैर हम तो पहले से भी लगे हुए हैं, तुम्हें बोलते भी रहे पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और बहुत सारे लोग सीरियसली डेडिकेटेड पढ़ भी रहे हैं। बस अब रिजल्ट दिखाने का वक्त आ चुका है।
तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा सी, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है बेटा, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीनों खनिज जो हैं, तीनों खनिज जो हैं, ये है बेटा जो कीड़ों से बचाते हैं फसल को, प्लांट को। समझ में आ रही बात? अब तुम बोलोगे सर पोटेशियम कैसे? बेटा देखो, पोटेशियम का काम है इंसेक्ट, यानी जो कीड़े होते हैं, अगर हम पोटेशियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस खनिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो इनसे होने वाली पौधों को बीमारी है, बीमारियां हैं, वो पोटेशियम से खत्म हो जाती है। यानी इन कीड़ों को और बीमारियों को दबा देता है पोटेशियम। तो पोटेशियम तो कीड़ों और बीमारियों को खत्म करता है, ठीक है, सप्रेस करता है। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम अपने लेवल पे जो प्लांट के सेल्स हैं, ठीक है, प्लांट के जो सेल्स हैं, तो उनके लिए एक मजबूत संरचना तैयार करता है। कैल्शियम का काम है सेल्स के लिए, क्योंकि सेल्स ही अगर डैमेज हो गए तो पौधा मरने लगेगा। तो सेल्स के लिए सेल वॉल, ठीक है, सेल्स के लिए सेल वॉल बनाने में मदद करता है कैल्शियम, ठीक है, ताकि सेल्स तक ना पहुंचे वो कीड़ों की मार, तो बनाने में मदद करता है। तो कैल्शियम का ये काम है। और जो काम पोटेशियम का था, सेम काम मैग्नीशियम का भी है। ये भी कीड़ों और बीमारियों को खत्म करने में काम करता है। तो ये जो सी है, इसका कॉम्बिनेशन है कि भैया पेस्ट से, यानी कि कीड़ों से पौधे को लड़ने में मदद देते हैं ये तीनों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई जब आप फसल उत्पादन कर रहे हो, जब आप खेती कर रहे हो, आपको कोई क्रॉप उगानी है, तो मुझे एक बात बताओ, किस पर आपकी लागत नहीं लगेगी, कहां खर्चा नहीं होगा? जब फसल उगाओगे तो कहां खर्चा नहीं होगा? खेती का इतना सेंस तो है, टेंशन ना लो। जल्दी जल्दी जल्दी, ओए साला बतियाओ नहीं, इसका जवाब दो। कहां मेहनत, कहां पर नहीं लगेगी, कहां पर पैसा नहीं खर्च होगा? बिल्कुल डी, पशु भोजन की लागत। अबे खेती बाड़ी का काम चल रहा है, साला पशुपालन का थोड़ी चल रहा है। तो पशुपालन में एनिमल फूड पे खर्चा आता है, जबकि खेती बाड़ी में बीज की लागत आएगी, कीटनाशकों की लागत आएगी, उर्वरकों की लागत आएगी, यानी पेस्टिसाइड पे खर्चा होगा, फर्टिलाइजर खाद पे खर्चा होगा, बीज पर खर्चा होगा। तो याद रखना बेटा, ये पशु भोजन की लागत, इस पे खर्चा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताओ यार, ये मजा आ जाएगा, ये बता दोगे तो मजा आ जाएगा, और मैं एक्स्ट्रा भी लिखवाता हूं इसमें तुम्हें। द डैश रेवोल्यूशन वॉज द सडन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल ड्यू टू प्लांटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑयल सीड्स। भैया ध्यान से सुनो, कौन सी क्रांति संकर तिलहनों के रोपण के कारण, संकर तिलहन मतलब कि हाइब्रिड के रोपण के कारण खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक वृद्धि थी? जल्दी बताओ कि एडिबल ऑयल में एकदम से इंक्रीज आया हाइब्रिड ऑयल सीड्स लगाने से, तो उसे कौन सी रेवोल्यूशन बोलते हैं? उसे कौन सी रेवोल्यूशन बोलते हैं? ऑयल से रिलेटेड कौन सी है? जल्दी बताओ। येलो, वेरी गुड वेरी गुड, ऑयल से रिलेटेड है येलो। तो ऑयल सीड से रिलेटेड है येलो। ब्लैक किससे रिलेटेड है, कोई बता सकता है? ब्लैक है पेट्रोलियम से रिलेटेड रेवोल्यूशन, है ना, यानी कच्चा तेल। और इसी कच्चे तेल को रिफाइन करके, साफ करके पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स बनाया जाता है। गोल्डन किससे रिलेटेड है बेटा? गोल्डन है हनी यानी शहद और फ्रूट्स, या फिर आप कह सकते हो हॉर्टिकल्चर, ठीक है। चलो उसके बाद ब्राउन, ब्राउन किससे रिलेटेड है? लेदर, लेदर प्लस कोकोआ, लेदर प्लस कोकोआ, ठीक है भाई, चमड़ा, बिल्कुल। तो ब्लैक यहां पर है, गोल्डन यहां पर है, येलो यहां पर है, ब्राउन यहां पर है। ग्रीन बता दो, ग्रीन तो तुम्हें मालूम ही है, बताओ भाई ग्रीन किससे रिलेटेड है? ग्रीन रिलेटेड है सीरियल्स यानी अनाज। ग्रीन किससे रिलेटेड है? सीरियल्स।
सिल्वर बता दो, चलो सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एग से, है ना भाई? सिल्वर किससे रिलेटेड है? एग से, बिल्कुल। अच्छा पिंक बताना जरा, पिंक। पिंक दो तीन चीजों से रिलेटेड है पिंक रेवोल्यूशन। एक तो अनियन, प्याज, ठीक है, प्याज से रिलेटेड है। उसके अलावा मेडिसिन, मेडिसिन से भी रिलेटेड है पिंक। उसके अलावा फिश, प्रॉन फिश, है ना, प्रॉन फिश से रिलेटेड है। अच्छा ब्लू जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन तो प्योरली फिशरीज यानी मत्स्य पालन से है। फिशरीज यानी मत्स्य पालन, ये तो मछलियों से ही रिलेटेड है। चलो और बताओ, एक और बचा ग्रे। ग्रे बताओ, ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? जल्दी ग्रे रेवोल्यूशन बताओ। देखो ये सब याद कर लो यार, ये एग्जाम में आ सकते हैं सारे के। ब्लैक, गोल्डन, येलो, ब्राउन, ग्रीन, सिल्वर, पिंक, ब्लू, ग्रे। ग्रे किससे रिलेटेड है? नहीं नहीं नहीं, ग्रे, हाँ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, खाद, फर्टिलाइजर्स। तो जिन्होंने भी अपने बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं वो जवाब दे पा रहे हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। तो डरने की जरूरत नहीं है, तैयारी है तुम्हारी, बस अब उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में 40-45 दिन करना बढ़िया से, ठीक है। चलो तो यहां पे आंसर तो हो गया अपना येलो, ऑयल सीड से तो वही है पीला, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तुम सबको मालूम है, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम सब जानते हो, एमएस स्वामीनाथन साहब। एमएस स्वामीनाथन साहब हमारे कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे हैं, है ना, कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रहे हैं। और पिछले साल इनकी डेथ हुई है ना भाई, पिछले साल इनकी डेथ हुई है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे, और जब इनकी डेथ हुई है तो ये लगभग 2023 में इनकी डेथ हुई है, लास्ट के मंथ्स में, नवंबर दिसंबर में, ठीक है भाई, बिल्कुल नवंबर दिसंबर में इनकी डेथ हुई है। हाँ तो 2023 में डेथ हुई, और अभी 2024 में 9 फरवरी 2024 को जब भारत रत्न बांटे गए तो इनको भी भारत रत्न दिया गया। तो मरणोपरांत भारत रत्न, और ये सवाल गारंटीड आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में, तो ये फैक्ट तो रट लो भाई, ठीक है, भारत रत्न। तो इन्हीं को ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि इन्होंने ही 1960-1970 के दशक में उच्च उपज वाले उन्नत किस्म के बीजों को भारत में इंट्रोड्यूस किया, और उससे फसल का उत्पादन तेजी से बढ़ गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन आवर कंट्री हैज द हाईएस्ट डिमांड एंड कंजप्शन ऑफ वाटर? हमारे देश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पानी की सबसे अधिक मांग और खपत है? भाई सबसे ज्यादा पानी हमारे देश में जो फ्रेश वाटर है, जो मीठा पानी है, जो पीने योग्य पानी है, उसका ज्यादातर इस्तेमाल किस फील्ड में होता है, किस क्षेत्र में होता है? जल्दी बताओ। बिल्कुल एग्रीकल्चर भाई, एग्रीकल्चर। और मैं तुम्हें डेटा बताता हूं, लगभग 90% ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर इंडिया में जो मीठा पानी उपयोग में है, अवेलेबल फ्रेश वाटर है, उसका 90% हम लोग खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर डोमेस्टिक पर्पस के लिए कितना कर रहे हैं? खाना बनाने, नहाने, धोने, पीने के लिए, तो बेटा सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस के लिए 4% यूज हो रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए 4% यूज हो रहा है, बाकी जो बच गया वो इंडस्ट्री और होटल वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है भाई, 6% मान लो। तो ये है डेटा। तो सबसे ज्यादा खेती बाड़ी में, और खेती बाड़ी में भी वहां पर जहां पर जिन फसलों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे चावल वगैरह। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप? ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, भैया ऐसी फसल का नाम बताओ जो सूखा भी झेल जाए, सूखा भी झेल जाए, मतलब अगर पानी की कमी हो तब भी उग जाएगी। बताओ, पानी की कमी में भी उग जाएगी। सब जानते हो तुम लोग, सब जानते हो इसका जवाब। ये बात बहुत बढ़िया, मिलेट यानी बाजरा। बाजरा राजस्थान की प्रमुख फसलों में से एक है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है। तो भाई हमारे यहां पर बाजरा बहुत उगाते हैं, हमारे यहां पर बाजरा अभी उगा हुआ है, कट चुका है, बाजरा कट चुका है अभी, ठीक है। तो बाजरा बहुत उगाते हैं, और इसके लिए पानी जो है बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, एक बार का पानी काफी है, उसी में उग जाता है ये। बाकी एक आध बार बारिश हो जाती है
मतलब आपको सिंचाई के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है मिलेट में, बाजरा में, ठीक है। चलो, बाकी फसलों को थोड़ा सा पानी की बढ़िया जरूरत है। बाकी एक चीज और, मिलेट के अलावा भी जैसे शोरगम है ना, शोरगम एक फसल होती है, उसके अलावा कसावा, कसावा एक फसल है, मूंगफली यानी ग्राउंड नट, इन सब में बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी देने की इनमें जरूरत है नहीं। चलो, तो जो भी बच्चे, अब देखो, जो भी बच्चे फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं और स्पेशली एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें टाइम है और अब टाइम लिमिटेड है क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो बिना देरी के फटाफट से बच्चों इसे ज्वाइन करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो, वरना अब जो मौका गया तो भाई फिर अगली वैकेंसी जाएगी, सीधी बात, ठीक है। बाकी एएलपी टेक्नीशियन, जेई आरपीएफ 9 बजे मिलना भाई, आज तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं बच्चों, और कल मिलेंगे मिनरल्स इन इंडिया वाले टॉपिक के साथ, और बाकी 9 बजे मिलते हैं। अभी बाकी फाउंडेशन वाले अभी आओ भाई, 7 बजे फाउंडेशन की क्लास है, ठीक है भाई, 7 बजे एग्जैक्ट 7 बजे मिलना, क्योंकि मुझे साहिल सर के पास जाना पड़ेगा 9 बजे। चलो, टेक केयर, बाय बाय। सोरगम बताता हूं, सोरगम बताता हूं, कल फोटो ही दिखाऊंगा, कल इमेज ही दिखाऊंगा तुम्हें सोरगम की, टेंशन ना लो। चलो बेटा, मिलते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 9 बजे अपने YouTube चैनल पर, जिस पर हमारी क्लास होती है फ्री वाली, ठीक है भाई, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर। चैनल का नाम नहीं मालूम, क्या बात कर रहे हो। चलो।